स्वागत है आप सभी का अपने फेवरेट चैनल द लर्निंग पॉइंट में। और मेरा नाम है अतुल। तो आज चलिए आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप सभी ने टाइटल में देख लिया होगा कि आज हम पढ़ेंगे राजनीतिक विज्ञान, उसका अर्थ, उसका पूरी परिभाषा जानेंगे, क्योंकि ये बीए है, इसमें सब कुछ विस्तारपूर्ण जानना होता है, विस्तारपूर्ण लिखना होता है। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है, बीए का फर्स्ट ईयर का लेक्चर नंबर 1 है राजनीतिक विज्ञान। तो चलिए चैप्टर की ओर अपने चलते हैं, राजनीतिक विज्ञान। तो ये हमारा ये चैप्टर आ गए हैं बीए के राजनीति के सारे। ये है हमारे जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है राजनीति, और इसके सारे पार्ट्स हैं, जैसे कि आप सारे पार्ट देखते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। ये 7 पार्ट हैं जो कि आपको इस राजनीति में पढ़ने पड़ेंगे। तो आज हम 2 पार्ट को इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, जो इसके दो हैं इसके, जैसे पहला यूनानी विद्वानों के विचार और दूसरा है प्राचीन भारतीय विद्वानों के विचार। तो इन दोनों को हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, और बाकी जो पार्ट 2 आएगी उसमें हम 3-4 को कंप्लीट करके, और जो पार्ट 3 आएगी उसमें हम सबको कंप्लीट कर लेंगे। तो क्योंकि इसमें हमें विस्तारपूर्ण जानना होता है, इसलिए वीडियो भी थोड़ी लंबी हो सकती है, तो आपको विस्तारपूर्ण इसमें लिखना भी होता है। तो इसलिए हमने विस्तारपूर्ण इस वीडियो को बनाया है। इसमें हर चीज़ बता रखी है राजनीति के ऊपर, जो जो आपके पेपर में आपको लिखने के लिए सहायता प्रदान करेंगी। तो चलते हैं, पहला हम पढ़ेंगे यूनानी विद्वानों के विचार। तो यूनानी विद्वानों के विचार से सब पढ़ने से पहले आपको सबसे पहले जानना होना चाहिए कि राजनीति है क्या। राजनीति की कोई आप अगर आपसे कोई पूछे राजनीति की डिफ़ाइन क्या, तो आप कोई भी एक डिफ़ाइन बता नहीं सकते राजनीति की। तो चलिए जानते हैं कि राजनीति है क्या, जो जिसकी किसी को डिफ़ाइन नहीं पता हो। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर डिफ़ाइन आ गई होगी, राजनीति की परिभाषा। राजनीति की परिभाषा, तो चलिए जानते हैं राजनीति की परिभाषा। ये मैंने काफ़ी बड़े में लिख रहा है, क्योंकि काफ़ी लोगों की अलग अलग विचारधारा होती है राजनीति के ऊपर, तो सबकी मैंने विचारधारा इसमें लिख रखी है, राजनीति की कौन किसकी क्या विचारधारा होती है। राजनीति एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें किसी समूह तथा उनके सदस्यों के बीच भिन्नता पैदा होती है। मतलब अगर आप कोई समझ ले, ये जैसे एक समूह मान लीजिए, ये एक समाज है, यहाँ पर अनेक धर्म के लोग रहते हैं, अनेक धर्म के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, अनेक धर्म के लोग रहते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। जैसा कि आप मान लीजिए एक समाज है बड़ा सा, वहाँ पर अनेक धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। और जो ये धर्म के लोग रहते हैं उनके विचार अलग अलग होते हैं, इन सब के विचार। और जो ये जो इनके विचार होते हैं, इनके रंग रूप, मतलब इनका किस कला का रंग रूप है, ये सब भी अलग होता है। और इन सब का व्यक्तित्व भी अलग होता है, मतलब किसी चीज़ का किसी और चीज़ में मन लगता है, किसी चीज़ का किसी और चीज़ में मन लगता है। तो मतलब ये जो हमारे जो जितने भी समाज में जितने धर्म के लोग रहते हैं, उन सभी के विचार, उन सभी के रंग रूप और उन सभी के व्यक्तित्व सब भिन्न होते हैं, कोई एक दूसरे से मेल नहीं खाता है। तो उनको इन सारे विचारों को मेल खिलाने के लिए, इन सभी रंग रूप को एक साथ जोड़ने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, राजनीति का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि जैसे ये सारे धर्म के लोग रहते हैं, इनको बीच भिन्नता पैदा हो जाती होगी। कोई किसी धर्म को मानता है तो उस धर्म में जाने के लिए कोई किसी को विद्रोह करना है। मतलब इन जो समाज में जो ये सब चीज़, जो इतने सारे समाज में से इतने अनेक वर्ग, अनेक धर्म के लोग रहते हैं, इन सभी सदस्यों के बीच भिन्नता पैदा हो जाना, ये भी एक राजनीति की परिभाषा है। उन भिन्नताओं को सुलझाने के लिए राजनीति का प्रयोग किया जाता है। मतलब अगर ये जितने भी सारे धर्म के, जितने सारे वर्ग के लोग हैं, इनके बीच जो ये सारे सदस्य के लोग हैं, अगर इनके बीच धर्म के लिए कुछ भिन्नता पैदा हो जाए, कोई व्यवहार और विचार के लिए भिन्नता पैदा हो जाए, तो इन भिन्नताओं, जो उनकी जो समस्या को सुलझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, राजनीति का प्रयोग किया जाता है। राजनीति द्वारा समाज का शासन चलाया जाता है। राजनीति द्वारा समाज का शासन चलाया जाता है। जैसे आप मानते हैं कि हमारा देश का शासन भी राजनीति के द्वारा चलाया जाता है, राजनीति होती रहती है देश के ऊपर, तो वैसे भी राजनीति द्वारा समाज का शासन चलाया जाता है। राजनीति में जनता के हित के लिए फैसले लिए जाते हैं। राजनीति हर समाज का महत्वपूर्ण भाग है, और देश तथा विश्व हर इंसान राजनीति से प्रभावित है। राज्य की गतिविधियों के अध्ययन को राजनीति कहते हैं। मतलब ये कोई एक डिफाइन नहीं निकल के आ रही कि राजनीति कोई एक डिफाइन निकल के आ जाए, सब भिन्न भिन्न डिफाइन है। तो राजनीति की कोई भी एक ऐसी डिफाइन नहीं है कि जो राजनीति की 2 लाइन में आप डिफाइन लिख सको। तो ये सारी वो जो डिफाइन है को मैंने सबको मेल दिया। आप इसको पेपर में भी लिख सकते हो। अगर आपसे पूछे राजनीति क्या है, तो आप इसको पेपर में एज इट इज उतार सकते हो। तो मतलब इस डिफाइन में ये कहने का मतलब है,
राजनीति में जनता के हित के लिए फैसले लिए जाते हैं, अनहित के लिए फैसले लिए जाते हैं। राजनीति में हर समाज को महत्वपूर्ण भाग माना जाता है, जो जैसे कोई सा भी वर्ग हो जाए, चाहे हिंदू मुस्लिम कोई सा भी वर्ग हो जाए, राजनीति में उन सबको एक महत्वपूर्ण भाग के तौर पर माना जाता है। और देश तथा विश्व का हर इंसान राजनीति से परिभाषित, जितने भी हमारे देश में लोग हैं, विश्व में लोग हैं, वो हर इंसान, जितने भी सारे इंसान हैं, किससे प्रभावित है? राजनीति से प्रभावित है। आप खुद जो मेरी वीडियो देख रहे होंगे वो भी एक राजनीति से प्रभावित हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लें, आपके परिवार में जितने भी सदस्य रहते हैं उन सभी सदस्यों की विचारधारा अलग होती होगी, तो क्या उन सभी सदस्यों के बीच में कभी कभी आपके परिवारों में लड़ाई भी पैदा उत्पन्न हो सकती है, तो उसको सुलझाने के लिए क्या काम हो जाता है? राजनीति का प्रयोग हुआ जाता है। तो मतलब आपके जितने भी इंसान हैं, जितने भी देश के लोग हैं, जितने विश्व के लोग हैं, सब राजनीति से प्रभावित हैं, क्योंकि सबकी विचारधारा अलग होती है, कोई किसी की विचारधारा सेम नहीं होती। तो उन विचारधाराओं को मतलब मिलाने के लिए, एक जैसी विचारधारा बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? राजनीति शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब जानते हैं राजनीति का समाज में क्या लोगों का विचार है, राजनीति के लोगों पर क्या विचार है, राजनीति पर लोगों का क्या कहना है, तो ये भी हम जानते हैं। तो ये देख सकते हैं, आगे होगा आपके स्क्रीन के ऊपर। तो अगर आपसे पूछे राजनीति क्या है तथा उस पर लोगों के विचार क्या हैं, तो काफ़ी लोगों का विचार है कि राजनीति एक बहुत बेकार चीज़ है। मतलब ये समाज में भिन्नता पैदा करती है, जिससे समाज में लड़ाई होने की संभावना हो सकती है। राजनीति समस्या का समाधान है। कुछ लोगों का मानना है कि राजनीति से जो भिन्नता पैदा होती है उन समस्या को बातचीत के जरिए सुलझाया जा सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि राजनीति एक पेशा है, मतलब एक पेशा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। लोग अपने कुछ भी काम करने के लिए राजनीति का प्रयोग कर लेते हैं। राजनीति झूठे वायदे और धोखा देती है। मतलब जो राजनीति में जो लोग, जितने भी नेता सांसद, ये सब राजनीति का प्रयोग करके देते हैं। गरीबियों को मुफ्त में राशन देंगे, गरीबों के लिए इतना करेंगे, लेकिन अगर बाद में मिलता नहीं तो लोगों को क्या विचार रहता है कि राजनीति में नेता लोग होते हैं क्या, एक झूठे वादे करते हैं, हमें धोखा देते हैं ताकि हमसे वोट ले पाएँ और हमको हमारी मदद ना कर पाएँ। राजनीति एक ऐसी समस्या है जिस पर राजनीति एक समस्या बन चुकी है, जिसमें लोग काफ़ी ज़्यादा लोग इसमें प्रभावित हो रहे हैं राजनीति में। एग्जाम्पल के तौर पर मान लें, जैसे कहीं भी समाज, कहीं भी समुदाय में अगर किसी भी अनेक धर्म या कोई भी एक धर्म के लोग या कोई भी परिवार वहाँ पर रहते हैं, तो उनके बीच अगर अलग विचार पैदा होते हैं, अगर विचार उत्पन्न हो जाते हैं, तो उन विचार को सुलझाने के लिए राजनीति का प्रयोग किया जाता है। मतलब एक समस्या के तौर पर राजनीति हमारे साथ चल रही है, और ऐसा कोई सा भी व्यक्ति नहीं जो राजनीति के ना गुजरे, जो राजनीति का उपयोग ना करे अपनी लड़ाई को जीतने के लिए। तो ये थे कुछ विचार जो कि लोगों के विचार है राजनीति के ऊपर, लोग क्या विचार मानते हैं राजनीति के ऊपर। तो ये मैंने कुछ 5 विचार थे, और भी विचार हो सकते हैं। आप अपने खुद भी विचार पेपर में ले सकते हैं। ये नहीं कि आप यही लिखिए, आपके जो विचार है पेपर में राजनीति के ऊपर वो भी आप लिख सकते हैं। तो ये 5 विचार आप पेपर में लिखिए। अब चलते हैं आगे। आपको काफ़ी हद तक तो राजनीति के ऊपर समझ में आ गया होगा। अगर आपको डिटेल में राजनीति तथा संविधान के ऊपर वीडियो चाहिए तो मैंने एक वीडियो बना रखी है, नीचे मैं लिंक दे दूंगा। आप वहां से जाके संविधान तथा राजनीति के ऊपर पूरी जानकारी वहां से प्राप्त कर सकते हैं। अब चलते हैं, समाज में राजनीति की क्यों ज़रूरत पड़ती है। जो हमारा कल्चर, जो हमारा समाज होता है, वहाँ पर राजनीति जो ये शब्द है उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, और उस समाज में राजनीति की क्या आवश्यक है। यहाँ 2 तरह के आपके सामने पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे कि आपके सामने आएगा, समाज में राजनीति क्यों ज़रूरत पड़ती है, राजनीति समाज में क्यों आवश्यक है। मतलब दोनों क्वेश्चन का मतलब एक ही है, लेकिन उन्हें उलट पुलट के लिख दिया गया है। तो इसी के कारण मतलब आपको क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए लिखा गया है, लेकिन आप ये मत सोचिए कि दोनों क्वेश्चन एक ही है। समाज, पहले आप पढ़िए कि समाज क्या होता है, फिर आप तो राजनीति आपने पढ़ी ली अधिकतर तौर पर, फिर आप जानिए कि समाज क्या होता है, फिर हम जानते हैं कि राजनीति पर समाज में क्या आवश्यक होता है। तो पहले आप पढ़िए समाज, लोगों के समूह तथा समाज में भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। मतलब अगर आपसे पूछे समाज क्या होता है तो आप सकते हैं लोगों के समूह को समाज कहते हैं, ये भी डिफाइन हो सकती है। लोगों के समूह को समाज कहते हैं। समाज में भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। आप जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लें, आपको कोई दोस्त है, आप कुछ बनना चाहते हो, आपका दोस्त कुछ बनना चाहते हैं, मतलब आपके विचार अलग हैं, आपके दोस्त के विचार अलग हैं। अगर आप अपने विचार अपने दोस्त के विचार को मिलाना चाहते हो तो आप क्या शब्द का प्रयोग करते हो, राजनीति शब्द का प्रयोग करते हो। जैसे मान ले
हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि अन्य वर्ग के लोग समाज में रहते हैं। अगर ये जितने भी मैंने एग्जाम्पल के तौर पर कहे, जो ये सारे हमारे वर्ग के लोग रहते हैं, इनकी जो विचारधारा और इनकी समाज में अलग ही विचारधारा होती है। काफ़ी कुछ लोगों की कुछ मिलती जुलती विचारधारा होती है, काफ़ी कुछ लोगों की अलग ही विचारधारा होती है। मतलब ये समाज होता है कि एक लोगों के समूह को समाज कहते हैं। आप एग्जैक्ट डिफाइन लिखना तो आप लिख सकते हैं, लोगों के समूह को समाज कहते हैं। समाज में भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब धर्म के लोग समाज में रहते हैं। और इन सब जो धर्म के लोग और ये सभी वर्ग के लोग समाज में रहते हैं, इनकी समाज में अलग अलग विचारधारा होती है और उन विचारधारा को सुलझाने के लिए राजनीति का प्रयोग किया जाता है। तो आप समझ चुके होंगे कि समाज में राजनीति की क्यों जरूरत पड़ती है। आपको राजनीति के ऊपर तो काफ़ी हद तक समझ में आ गया कि राजनीति है क्या, राजनीति समाज में क्या प्रभावित करती है। तो अब हम पढ़ेंगे हमारा पहला टॉपिक क्या था हमारा, यूनानी विद्वानों का मत। ये था हमारा पहला टॉपिक, यूनानी विद्वानों का मत। तो सबसे पहले अगर आपने क्लास 12 या 11th में ये पढ़ा होगा कि जो पॉलिटिक्स शब्द है, ये जो पॉलिटिकल शब्द है कहाँ से आया है, ये ग्रीक भाषा के शब्द पोलिस से ये आया है। ठीक है, ये जो ग्रीक भाषा का शब्द क्या था, पोलिस, उसका नाम बना है पॉलिटिकल। ठीक है, और पॉलिटिकल को हिंदी में क्या बोला जाता है, राजनीति। और अरस्तु कौन थे, अरस्तु यूनानी लेखक थे जिन्होंने पॉलिटिक्स की बुक लिखी थी। ये भी आपके पेपर में 1 नंबर क्वेश्चन आ सकता है कि अरस्तु ने कौन सी बुक लिखी थी। अरस्तु ने यूनानी लेखक थे जिन्होंने पॉलिटिक्स बुक लिखी थी। तो आप एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि जैसे ग्रीक भाषा शब्द पोलिस, पोलिस से बना पॉलिटिकल और पॉलिटिकल से बना राजनीति, और उस राजनीति को किसने लिख दी, अरस्तु ने। तो ये जो यूनानी लेखक होते हैं, जितने भी हमारे यूनानी लेखक होते हैं, जैसे आप मान सकते हैं अरस्तु, प्लेटो, जितने भी हमारे यूनानी लेखक होते हैं, ये अपनी जो बुक लिखते हैं पॉलिटिक्स, शुरुआत किस प्रकार की करते हैं। जो यूनानी लेखक ने अपने ग्रंथ का आरंभ इस वाक्य से किया है कि मनुष्य स्वभाव में एक राजनीतिक प्रणाली है। जो मनुष्य का स्वभाव है वो एक राजनीतिक प्रणाली है। जो मनुष्य, जो हमारा जो इंसान है, वो किस प्रणाली से उत्पन्न होता है, वो एक राजनीतिक प्रणाली से उत्पन्न होता है। ये मैंने आपको बता दिए थे कि राजनीति हर समाज, हर वर्ग, हर इंसान के लिए एक जिस तरह खाने के लिए हमें आवश्यक होता है, खाना आवश्यक होता है, इस प्रकार राजनीति भी आज हर समाज के लिए आवश्यक हो चुकी है। ये ग्रीक विचारक राज्य और समाज में कोई अंतर नहीं रखते। ग्रीक विचारक जैसे मान लीजिए अरस्तु और प्लेटो, तो ये जो ग्रीक विचारक थे, ये राज्य और समाज में कोई अंतर क्यों नहीं रखते थे, क्योंकि इनका मानना था कि इंसान तो हर जगह है, और इंसान में जहाँ इंसान अगर हर वर्ग के लोग रहते हैं, जहाँ हर समाज के लोग रहते हैं, वहाँ तो राजनीति होनी है। तो इसमें राज्य और समाज में क्या भिन्नता पैदा करनी। तो इसी कारण ये लोग क्या काम करते थे, ग्रीक विचारक जितने भी थे, जैसे अरस्तु और प्लेटो, मैंने आपको एग्जांपल के बता दिए, जैसे ये अरस्तु और प्लेटो, ये हमारे ग्रीक विचार थे। इनका मानना था कि राज्य और समाज में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि हर इंसान राजनीति से प्रभावित है। तो इसमें आप ये नहीं कह सकते कि कोई राज्य राजनीति से प्रभावित है, कोई समाज राजनीति से प्रभावित है। तो इसमें आपका मानना है कि जो हर वर्ग के लोग, हर समाज के लोग राजनीति से प्रभावित हैं। ग्रीक विचारक ये मानते थे कि जीवन अच्छा बनाने के लिए परिवार, शिक्षा, न्याय, कानून, सरकार। ये मतलब ग्रीक विचारक का मानना था कि अगर तुम्हें अपना जीवन अच्छा बनाना है, जीवन को आगे कुछ करना है, तो तुम्हें सबसे ज़रूरत पड़ती है परिवार की, शिक्षा की, न्याय की, कानून की और सरकार की। अगर ये इन सब चीज़ों की तुम्हारे पास ज़रूरत है तो तुम अपना कुछ अच्छा जीवन बना सकते हो। तो ये ग्रीक विचारक का मानना था कि अगर तुम्हें अपना अच्छा जीवन बनाना है तो ये 5 चीज़ ऐसी हैं जो कि तुम्हें चाहिए, जिसके कारण तुम्हारा जीवन अच्छा बन जाए। अब मैं आपको थोड़ा सा एक जानकारी के लिए बता दूं कि जो प्लेटो थे वो एक शिक्षक थे, मतलब टीचर थे। जो अरस्तु थे वो छात्र थे, क्योंकि काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे अरस्तु प्लेटो कौन थे, तो मैं इनके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। जो प्लेटो थे वो थे शिक्षक थे, अरस्तु कौन थे, छात्र यानी चेला थे, मतलब छात्र थे आप मान सकते हैं।
लेकिन जो प्लेटो और जो अरस्तू के विचार थे उनको देखा जाए तो इसमें ज़्यादा किसके अच्छे विचार देखे गए थे, उसमें पॉलिटिक्स के ऊपर ज़्यादा अच्छे विचार अरस्तू के देखे गए थे। इतने प्लेटो के विचार राजनीति के ऊपर नहीं देखे गए थे जितने अरस्तू को पॉलिटिक्स का मतलब ज्ञानी तौर पर माना जाता है कि इनके विचार पॉलिटिक्स के ऊपर काफ़ी हद तक अच्छे हैं। अब ये जो अरस्तु अब इनका मानना था कि जो समाज है, जो हमारा जो समाज है उसमें अनेक प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, राजनीति में समझाने के लिए एक बार दोबारा बता दो। अनेक प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं, उनके अनेक प्रकार के विचार रहते हैं, उनके रंग रूप अलग रहते हैं और उनका व्यक्तित्व मतलब अलग रहता है। तो ये सारे थे जितने भी मैंने आपको बता दी, समाज में जितने भी प्रकार के रहते हैं लोग। लोगों की अलग सोच के कारण हिंसा संघर्ष। अब इन लोगों ने सोच को हमने मतलब अब इन लोगों ने सोचा, अभी जितने भी आपको बता दो, जितने भी ये सारे अनेक अनेक प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं, जितने भी रहते हैं इसमें कोई संख्या नहीं, जितने प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं, इन लोगों की सोच के कारण कभी कभी हिंसा हो जाती है, कभी अलग अलग सोच के कारण इन दोनों में लड़ाई हो जाती है, कभी कभी संघर्ष चल जाता है। जैसे मान लीजिए आपको परिवार है कोई, उस परिवार में सब लोगों की अलग विचारधारा है। अब आपकी कोई अपनी अलग विचारधारा है, आपके पापा की कोई अलग विचारधारा है, तो आपके कभी कभी पेरेंट्स से लड़ाई हो जाती है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इस नॉर्मल है, सबके घर में होती है। तो मतलब ये होता है कि अब इन लोगों की सोच में रहते हो, मतलब अब इन लोगों ने सोचा, जितने भी संघर्ष कर रहे थे लोग, अब इन लोगों ने सोचा कि हम सब एक देश में रहते हैं, एक साथ रहते हैं, लेकिन हमारे में विवाद क्यों होते हैं, हमारे बीच में डिफरेंस पैदा क्यों हो जाते हैं। तो इन्होंने सोचा कि इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है। तो इस समस्या का समाधान क्या है? राजनीति। हाँ, जो इस समस्या का समाधान क्या है, तो इनका सबने उत्तर आया ज़्यादातर राजनीति है, जो इन हमारी समस्या को सुलझा सकता है। आपको यूनानी वाला अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हमारा दूसरा टॉपिक क्या है? हमारा दूसरा टॉपिक है प्राचीन भारतीय अवधारणाएं। मतलब जो प्राचीन ज़माने के जो लोग थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, उनकी राजनीति के ऊपर क्या विचार है, उनका जो राजनीति के ऊपर क्या विचार है। अभी हमने पढ़ा था यूनानी लोगों के। अब हम पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय अवधारणाएं। मतलब जो प्राचीन लोग हैं, जो हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं, जैसे अशोक, मनु, बृहस्पति, कौटिल्य। आप तो इनका नाम जानते होंगे, कौटिल्य का तो खासकर आप नाम जानते हो क्योंकि इनकी चाणक्य नीति भी काफ़ी, कौटिल्य, तो इन सब की इनकी नीति भी काफ़ी फॉलो की जाती है, चाणक्य नीति तौर पर आप कह सकते हैं। तो ये जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, इनकी राजनीति विचारधारा, जो हमारी एक राजनीति विचारधारा, इनका इन पर क्या प्रभाव पड़ा, मतलब इनका क्या कहना था राजनीति के ऊपर। तो चलिए जानते हैं। ज़्यादाचार्यों ने राजनीति को राजधर्म और दंड नीति का नाम दिया। जो जितने से ज़्यादा आचार्य, जितने ज़्यादा लोग थे, उन्होंने राजनीति को किस नाम से दिया गया? उन्होंने राजनीति को राजधर्म और दंड नीति के नाम दिया गया। जितने भी सारे पढ़े लिखे लोग थे प्राचीन भारतीय लोग आचार्य थे हमारे। तो ये राजधर्म तो आपने सुना होगा रामायण और महाभारत में। दंड नीति का मैं बता दूंगा इस वीडियो में। तो मतलब इनका मानना था कि जो राजनीति है वो एक राजधर्म, एक दंड नीति है। तो कैसे है? तो चलिए जानते हैं। राजधर्म शब्द इस बात की ओर संकेत करता है कि राजा और शासक भी इस धर्म के बंधे हैं कि कोई भी धर्म ऊपर नहीं है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे मान ले, जैसे राजा होते थे, जो पुराने ज़माने के राजा होते थे, उनके कर्तव्य क्या होते थे? दोषियों को सजा देना, भले लोगों को संरक्षण देना, राजकोष समृद्ध बनाना, बिना पक्षपात के न्याय करना, समाज को सुरक्षित रखना। मतलब जो ये लोग थे ये भी राजनीति से बंधे हुए थे। मतलब ये भी राजनीति के हद मतलब राजनीति से बंधे हुए थे, क्योंकि दोषियों को सजा देना तो इसमें राजनीति होनी है, भले लोगों को संरक्षण देना इसमें भी राजनीति होनी है। तो मतलब कोई भी राजा काम करता था, कोई भी अपना कोई कर्तव्य करता था, इन सब चीज़ों में राजनीति का प्रयोग होता था। मतलब इसमें बता रखा है कि प्राचीन लोगों ने बता रखा है, जो प्राचीन भारतीय लोग थे, ये जो हमारे पुराने जितने भी शासक थे, कोई राजा जो होते थे वो भी राजनीति से एकदम खास तौर पर बंधे हुए होते थे। तो इसी में कहते हैं कौटिल्य, राजधर्म शब्द इस बात की ओर संकेत करता है कि राजा और शासक भी इस धर्म से बंधे हैं। मतलब जो राजधर्म मतलब आप इधर राजधर्म लेके ना चलें, इधर आप राजनीति लेके चलें और राजनीति तौर पर समझे एक बार।
कि राजनीति शब्द इस बात की ओर संकेत करता है, मैं यहाँ पर राजधर्म नहीं बोल रहा, यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, राजनीति। राजनीति शब्द इस बात की ओर संकेत करता है कि राजा और शासक भी इस धर्म से बंधे हैं, कि जो राजा और जो शासक हैं वो भी इस धर्म से बंधे हुए हैं, क्योंकि अगर ये सारे राजा लोग काम करते हैं तो ये सारे काम के लिए राजनीति होनी है। ये आपको पता है कि अगर दोषियों को सज़ा देनी है तो कोई दोषियों की तरफ से कुछ पक्षपात होगी, जो अनदोषी जो दोषी नहीं है उसकी तरफ से कोई पक्षपात खड़ा हो जाएगा, तो मतलब दोनों तरफ से पक्षपात खड़ा होगा, दोनों तरफ से राजनीति शुरू होने लग जाएगी। तो मतलब यही कहना चाहते हैं जो हमारे प्राचीन भारतीय आचार हैं कि जो हमारे राजा लोग थे ये भी राजनीति से बंधे हुए थे। तो इस यहाँ पर राजनीति के लिए वो किस शब्द का प्रयोग किया गया, राजधर्म। ये इन सभी काम को राजधर्म कहलाता है, और राजधर्म राजनीति से बंधे हुए थे। और ये सारे जो भी काम थे, ये सारे जो भी काम थे, इन सभी काम को क्या कहलाते हैं, राजधर्म। और राजधर्म किससे बंधा हुआ था, राजनीति से। तो आपको राजधर्म वाला समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दंड नीति क्या होती है। दंड नीति शब्द का मतलब है कि राज्य सरकार, दंड, विद्वान, इन सभी की बात का पता चलता है कि राज्य सरकार कानून व्यवस्था बल्कि विद्या, शिक्षा, जन कल्याण, संचार कला पर जोर देती है। दंड नीति मतलब होता है कि आप एक प्रकार मान सकते हैं कि जो दंड नीति शब्द का मतलब होता है कि जो सरकार होती है वो नहीं कि आपके राजनीति पर ज़्यादा ध्यान दे रही है, वो नहीं कि सरकार राजनीति को सबसे ज़्यादा समर्थन कर रही है, राजनीति सरकार के लिए एक पेशा बन चुकी है, नहीं। सरकार जो होती हैं वो कानून व्यवस्था, विद्या, शिक्षा, जन कल्याण, संचार पर भी जोर देती है। मतलब अधिकतर तौर पर मानना है कि अधिकतर तौर से अगर आप पूछे कि सरकार सबसे ज़्यादा किस पर जोर देती है तो ज़्यादा रिजल्ट क्या आते हैं, सरकार राजनीति और ज़्यादा से ज़्यादा कानून बनाने पर जोर देती है। हमारा तो कुछ काम नहीं करती, हमारे लिए कुछ काम नहीं करती सरकार, बस हमसे वोट मांगती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि सरकार होती है वो कानून व्यवस्था बल्कि बनाना नहीं जानती, बल्कि सरकार क्या करना चाहती है, सरकार विद्या, शिक्षा, जन कल्याण, संचार कला पर भी जोर देती है। मतलब इसमें दंड नीति का कहने का मतलब है कि काफ़ी लोगों का मानना है कि सरकार राजनीति और कानून व्यवस्था पर जोर देती है, लेकिन नहीं, सरकार शिक्षा, जन कल्याण, संचार कला पर जोर देती है। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है, ये आपको काफ़ी लाइट के काफ़ी रिफ्लेक्शन कट रहा होगा थोड़ा। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि जो चाणक्य थे वो भी एक प्राचीन भारतीय थे, मैंने आपको बता दिया था। जो हमने पिछला पढ़ा था प्राचीन भारत से, हमने क्या कौन से टॉपिक कंप्लीट करे थे, मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। उसमें हमने पढ़े थे राजधर्म के बारे में, जो कि एक राजनीति शब्द से मिला जुला होता है, दंड नीति के बारे में। अब हम पढ़ेंगे जो चाणक्य हैं, जो चाणक्य ये राजनीति को किस प्रकार की ओर से देखते थे। तो चाणक्य ने राजनीति के ऊपर एक बुक लिखी थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र को आज के ज़माने में क्या बोला जाता था, इकोनॉमिक्स बोला जाता है, ठीक है। लेकिन वो किस विचारधारा के ऊपर लिखी गई है, वो राजनीति विचारधारा के ऊपर लिखी है। लेकिन काफ़ी लोग मानते हैं कि इकोनॉमिक्स की बुक है, लेकिन ये इकोनॉमिक्स की बुक नहीं है, ये एक राजनीति की बुक है। आप इसे पढ़ के देखिए, मार्केट में अवेलेबल है। तो आप ये राजनीति के ऊपर बुक लिखी गई है, अर्थशास्त्र। तो जो चाणक्य थे उनका मानना था राजनीति वह विद्या है, राजनीति वह विद्या है जो भूमि की प्राप्ति, रक्षा, उन्नति से संबंध रखती है। मतलब राजनीति वो विद्या है, मतलब इसमें कहते हैं चाणक्य कि राजनीति हर व्यक्ति को ज्ञान होना चाहिए, राजनीति के बारे में हर व्यक्ति को पता होना चाहिए, लेकिन नहीं तो जो व्यक्ति का जीवन है वो सफल नहीं हो सकता है। तो इसमें चाणक्य कहते हैं कि राजनीति वो विद्या है, एक विद्या है राजनीति, कोई पेशा नहीं है, एक विद्या है। जैसे आप कोई पढ़ाई करते हो, आपको कोई पढ़ाई करते हो, मैं नहीं कहता कि आप ये पढ़ाई करो, आप कोई पढ़ाई करते हो तो आप एक प्रकार से अपनी विद्या ले रहे हो ना, जो आप अपना कुछ पढ़ाई से कुछ ले रहे हो ना, विद्या ले रहे हो। तो राजनीति भी क्या है, एक विद्या है जो भूमि की प्राप्ति, रक्षा, उन्नति से संबंध रखती है, जो भूमि की प्राप्ति और आपकी रक्षा के संबंध रखती है। मतलब रक्षा के लिए, भूमि की प्राप्ति के लिए, ये सब के लिए आपके राजनीति पर जोर देते हैं। तो ये थे हमारे 2 टॉपिक।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए जो कि इस लॉकडाउन में अपनी जो बीए की पढ़ाई है वो भी अच्छे तरीके से कर सके। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आएगी। जो भी आपके डाउट है वो आप कमेंट करके बता दीजिए। तो फिर मिलते हैं एक जल्द से जल्द नई वीडियो में जिसमें हम सारे टॉपिक अपने कंप्लीट कर लेंगे। तो सब्सक्राइब दिस चैनल। जय हिंद, जय भारत।